हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम पार्ट 3 अचीवर्स में एनिशिएंट हिस्ट्री का अगला वीडियो एसएससी सीएचएसएल के लिए लाए हैं, एमटीएस के लिए भी लाए हैं। ठीक, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी परीक्षा के लिए समझ लीजिए एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जीके जीएस अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो एसएससी सीएचएसएल में मैंने मेरी पिछली वीडियो जो थी वो एंशिएंट हिस्ट्री की थी, और एंशिएंट हिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है। ठीक, पार्ट 2 है, ये देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री का ये आपका पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 2 है, पीवाईक्यूज हैं, अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो जो प्रोवाइड कराऊंगा, एंशिएंट के बाद 2 मिडिवल हिस्ट्री और 2 मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस आपको दूंगा। उसके बाद आपके लिए रेलवे टीपीसी, यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए कंटेंट बेहतरीन प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। राइट, तो हम यहां शुरू करते हैं। आपके लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। उससे पहले क्या चीजें, सारी चीजें जानना जरूरी है। ठीक, भारत का प्राचीन इतिहास, एनिशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 2, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अपने बुरे दौर से मुक्त होना है तो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है शिक्षा, जिससे हम सब जो चाहे वो बदल सकते हैं। हमारा अगर बुरा दौर चल रहा है या आपका बुरा दौर चल रहा है तो आप हिम्मत मत हारिए, अपने कर्म में लगे रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है, एक छात्र हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, वो है शिक्षा। आप अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जान जाइए कि वो बुरा दौर आपका आज नहीं कल खत्म होगा। तो शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। शिक्षा का मतलब मैं आपको ये भी बता दूं कि नौकरी ही नहीं शिक्षा का मतलब। शिक्षा का मतलब है कि जीवन शैली अच्छी तरह से सुधार करना और जीवन शैली को हमें बढ़ाना है। तो हमें मजबूत करना है अपने आप को। पहले हमने शिक्षा पे, अपने नॉलेज पे जितना हो पाए मैं उतना इंप्रूवमेंट करूं और अच्छी मेहनत करूं। ठीक, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने बुरे दौर से मुक्त होना तो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास शिक्षा है, और उस बुरे दौर को हम खत्म तभी कर पाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन अपने टॉपिक। अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संदर्भ में कंठक शब्द किसको संदर्भित करता है? कंठक शब्द किसको संदर्भित करता है? उसका शिष्य, उसका मुख्य सलाहकार, उसका शाही घोड़ा, उसका आध्यात्मिक गुरु। हु डज कंठक रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्धा? तो कंठक क्या है? तो उनके शिष्य तो नहीं है। ठीक, उनके शिष्य जो थे बहुत थे। इनकी माता खुद थी, प्रजापति गौतमी थी। ठीक, और अन्य लोग, बहुत से लोग ऐसे थे जो उनके शिष्य थे। तो कंठक कोई इनका शिष्य नहीं था। मुख्य सलाहकार इनका कौन था? तो उनका मुख्य सलाहकार चन्ना था। कौन था? चन्ना। ये मुख्य सलाहकार इनका था, और उनका सेवक भी था। इनको कहीं आना जाना होता था तो चन्ना के साथ जाते थे। आप लोग कक्षा 6-7 में किताब कहानी पढ़ी होगी कि सिद्धार्थ जा रहे थे चन्ना के साथ, और उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बताया ये अर्थी है। एक बुजुर्ग आदमी था, वो कौन है, ये बीमार क्यों, रो क्यों रहे लोग? तो चन्ना सारी चीजें बता रहे थे कि एक ये बहुत वृद्ध है, बहुत बीमार है, तबीयत खराब है। ठीक, ये ऐसे क्यों जा रहे, लोग रो रहे हैं, कहीं इनकी मृत्यु हो गई है, तो कहीं हमारे साथ भी होगा, कहीं ना हमारे साथ भी होगा। तो ये सब चीजें चन्ना ने बताया, तो उनका माइंड काफी डायवर्जन में जाने लगा यहीं से ही। ठीक, उनका शाही घोड़ा कंठक, उनका शाही घोड़ा था, इनको आध्यात्मिक गुरु। तो अब इनके शाही घोड़ा कंठक जो था, इनके शाही घोड़े का नाम था। इनका जो घोड़ा था शाही घोड़ा, वो सफेद कलर का घोड़ा था इनका। ठीक, और जो ये घोड़ा था, ये इनके जीवन को राजसी जीवन से आध्यात्मिक जीवन में बदलने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? उनका शाही घोड़ा कंठक। और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, है ना। अलार कलाम सबसे पहले गुरु। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो सबसे पहले इन्हें अलार कलाम मिले थे। इनके पहले गुरु अलार कलाम, अपने अपने पहले गुरु को ये अलार कलाम कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। हिज रॉयल हॉर्स। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के शिलालेखों ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया? ये हमको लग रहा है पिछली वीडियो में था क्वेश्चन, मे भी नहीं है तो फिर से मैं बता रहा हूं। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, मार्टिमर व्हीलर।
द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डिस्पेयर्ड बाय, तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक, ये क्वेश्चन उम्मीद है लगभग पिछली वीडियो में था, इन पीवाईक्यू है ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते। तो जेम्स प्रिंसेप थे, अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के महानिदेशक थे, महानिदेशक थे। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे एएसआई के। ठीक, मैक्स मूलर एक भाषाविद थे, भाषाविद। ठीक, या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि लिटरेचर थे, लिटरेचर के जानकार थे, साहित्य के जानकार थे। ठीक, या इनको ये भी कह सकते हैं कि फिलोसोफर थे, फिलोसोफर थे। ठीक, मार्टिन व्हीलर ये कौन थे, तो ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक, यानी कि पुरातत्व से जुड़े थे। ठीक, इनका भी काम क्या था, पुरातत्व में काम करना, खोजबीन करना, पता करना। ठीक, मार्टिन व्हीलर। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जनरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। महावीर को निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ, पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली, राजगृह। एट विच प्लेस महावीरा अटेन निर्वाण, तो इनको कहां पे मिला, पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली या राजगृह, महावीर स्वामी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पावापुरी। महावीर स्वामी को कहां पे मिला, पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त होने, इनकी मृत्यु जो हुई कहां पे हुई, पावापुरी। ठीक, आगे चलें। निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रमों को संदर्भित करता है। इतिहास में बताया गया है कि कौन सा उपनिषद था जिसमें व्यक्ति के 4 आश्रम थे। 4 आश्रम कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम थे। ठीक, और ये 4 आश्रम किसमें थे, जबाला उपनिषद, कथा उपनिषद, वीरदारण्यक उपनिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद गिव क्लियर रेफरेंस ऑफ द 4 आश्रम इन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। तो इसका सही आंसर है ए, जबाला उपनिषद। क्या है, जबाला उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। ठीक, कथा उपनिषद जो है, कथा उपनिषद, इसमें कहानी बताई गई है। ठीक है, इसमें कहानी बताई गई है प्रेम प्रसंग की। ठीक, नचिकेता की। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा का मिलन बताया गया है, आत्मा और ब्रह्म का मिलन बताया गया है। ठीक, आत्मा और ब्रह्म का मिलन बताया गया है कि ईश्वर और आत्मा का मिलन होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह बात बताई गई। ठीक, उपरोक्त में से कोई नहीं तो मतलब कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका जबाला उपनिषद है। ठीक है, 4 आश्रम कहां बताए गए, जबाला उपनिषद में। राइट, आगे चलते हैं। वैदिक युग में किस अनाज को व्रीहि कहा जाता था। इन वैदिक एज विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेन वाज रिफर्ड एज व्रीहि। व्रीहि किसे कहा जाता था, जौ, गेहूं, चावल, मक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चावल को कहा गया है, किसको कहा गया है, चावल को व्रीहि कहा गया है, राइस को व्रीहि कहा गया है। जौ को क्या कहा गया है, गेहूं को क्या कहा गया है, बता सकते हैं आप। मक्के का कोई जिक्र नहीं था, मेज जो था ही नहीं। मक्के का इस पीरियड में कोई मतलब नहीं था, मक्के की फसल का कोई जिक्र नहीं हुआ। गेहूं, जौ और चावल, जिसमें गेहूं और जौ सर्वाधिक प्रचलित था, यह भी मैं आपको बता दूं। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूं, जौ को क्या कहा जाता था, जौ को कहा जाता था यव। क्या कहा जाता था, यव। और गेहूं को क्या कहा जाता था, गोधुम, गोधुम। गेहूं को क्या कहा जाता था, गोधुम।
ठीक। और चावल को आपको पता ही क्वेश्चन में बताया गया व्रही। ठीक। तो जो और अनाज है मैं इनके बारे में बता दिया आपको कि जौ को यब, गेहूं को गोधुम कहा जाता था। प्रश्न में पूछा गया है कि व्रही किसे कहा जाता था, तो व्रही चावल को कहा जाता था। ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक मानती है? कौन सी रचना पुष्यभूति को, पुष्यभूति जो थे ये वर्धन वंश, हर्षवर्धन काल जो था वर्धन वंश का संस्थापक मानता है? हर्ष चरित्र बताया गया, हर्ष का बांसखेड़ शिलालेख में, युआन च्वांग में या कादंबरी में? तो इसका सही आंसर है हर्ष चरित्र में। किसमें? हर्ष चरित्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क क्रेडिट पुष्यभूति एज द फाउंडर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी? तो हर्ष चरित्र में। हर्ष चरित्र किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक थी हर्ष चरित्र। ठीक। इसमें बताया गया कि पुष्यभूति जो थे वर्धन वंश के संस्थापक थे। हर्ष का बांसखेड़ा शिलालेख जो था इसमें क्या बताया गया? इसमें प्रशासन बताया गया, प्रशासन कैसे चलता था उस समय। ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया। युआन च्वांग ये चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री थे। और इन्होंने भी वर्धन वंश के बारे में कुछ ना कुछ बातें बताई हैं और लिखी भी है। और कादंबरी ये भी एक पुस्तक है किसकी? बाणभट्ट की। बाणभट्ट साहब की पुस्तक कादंबरी भी है। ठीक। इसमें भी थोड़ा बहुत जिक्र है, लेकिन हर्षचरित्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो वर्धन वंश के बारे में बताया है। ठीक। तो इसका सही आंसर हर्षचरित्र है। और जो ऑप्शन है मैंने उनके बारे में बता दिया। बांसखेड़ा शिलालेख में क्या बताया गया? इनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्धन वंश का। युआन च्वांग एक चीनी यात्री था जो आया था, उसने भी कुछ बातें लिखी। और कादंबरी भी बाणभट्ट की पुस्तक थी, कि बाणभट्ट साहब की किताब थी, तो उसमें बताया गया। ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल ने सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप के साक्ष्य? Which among the following site has given the evidence of an earliest recorded earthquake? अर्थक्वेक के साक्ष्य सबसे पहले कहां है? कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, हड़प्पा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा। सबसे पहले जो भूकंप के साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता दौरान कालीबंगा में मिले। ठीक। कालीबंगा में सबसे पहले अर्थक्वेक के साक्ष्य मिले। कब मिले? वही लगभग 6300 ईस्वी में। कब मिले? 6300 ईस्वी में मिले। राइट। आगे चलते हैं। हो सकता कुछ डेट 6300 या 3600 कुछ में भी कुछ ऐसे है, आप लोग चेक कर लेना, लेकिन 6300 हमारे हिसाब से ये है। राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कपिलवस्तु, कश्मीर, सारनाथ, बोधगया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पिछली वीडियो पाषाण काल थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तीनों इंक्लूड है। ठीक। और महाजनपद भी कुछ चीजें ऐड है। तो इसलिए प्राचीन इतिहास के 50 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन आधुनिक भारत के मैं कराऊंगा एसएससी सीएचएसएल को बेस मान के। ठीक। उसके बाद हमारे जो वीडियोस आएंगे वो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। राइट। तो शुरू करते हैं। हाँ, कहां पे था चतुर्थ बौद्ध संगीति? कहां पे हुई थी? तो कश्मीर। कश्मीर में कहां पे हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं कहूं इसका अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, तो वासुमित्र थे। कौन थे? वासुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और इसके संरक्षक कौन थे? संरक्षण में किसके था? संरक्षक थे राजा कनिष्क। राजा कनिष्क थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के सारनाथ के कुंडल वन में अध्यक्ष वासुमित्र थे और संरक्षक राजा कनिष्क थे। ठीक। कहां पे हुआ था? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। पश्चिमी भारतीय शहर अजंता में गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में कौन से अवशेष सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं? गुफा चित्रकला, बौद्ध मठ, पत्थर की नक्काशी, बड़ा मंदिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अजंता की गुफा।
अब अजंता शब्द आ गया तो अजंता की गुफा, तो गुफा चित्रकला ही सही है, केव पेंटिंग। ठीक, यहां पे गुफा की जो दीवारें थी, गुफा की दीवारों में चित्र अंकित थे, चित्र अंकित थे कई कलर्स में, कई रंगों में, जो इस गुफा को विश्व प्रसिद्ध बनाता है। गुफा चित्र कला जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में, वहां पे सबसे खास बात, गुफा की दीवारों में चित्रकारी जो की गई है कई कलर से, रंगों से चित्रकारी, बहुत वेरी नाइस, मजा आएगा देख के। ठीक, तो इसलिए विश्व प्रसिद्ध है कि गुफा में भी चित्रकला, गुफा जो बनाएगी, केव बनाएगी, उनकी दीवारों पे बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त चीजें लिखी गई है, वो भी कई कलर्स में। ठीक, तो इसका केव पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको सिंधु घाटी के लोगों के साथ संपर्क था? मिस्रवासी, सुमेरियन, चीनी, मेसोपोटामिया वासी। विच अमंग द फॉलोइंग हैड कांटेक्ट विद द इंडस वैली पीपल? इजिप्टियंस, सुमेरियंस, चाइनीज, मेसोपोटामियंस। तो इसका सही आंसर है सुमेरियन। ठीक, ये नजदीक था, इससे लिंकअप ज्यादा था, इनसे भी था, इनसे भी था और इनसे भी था, ऐसा नहीं था, व्यापार सबके साथ होते थे, लेकिन सुमेरियन से ज्यादा क्लोज थे। ठीक, ज्यादा इंटरैक्ट थे। मेसोपोटामिया के लोग जो है उस सिंधु घाटी के लोगों को क्या बोलते थे? मेहुल, मेहुल बोलते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को मेहुल बोलते थे। कौन? मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग। ठीक, आगे चलते हैं। कवि कालिदास का नाम निम्नलिखित में से किस शिलालेख में उल्लिखित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, एहोल शिलालेख, अल्लापड़ू अनुदान, हनुमान कोंडा शिलालेख। द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? कौन सा सही है? कवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, बहुत ही जानकार थे। तो इसका सही आंसर है एहोल शिलालेख। क्या है? एहोल शिलालेख। एहोल इंस्क्रिप्शन में कालिदास का जिक्र है। समथिंग 634 ईस्वी, 634। एक मिनट, 634 ईस्वी की घटना। ठीक, तो और उसके अलावा इलाहाबाद स्तंभ लेख, अल्लापड़ू अनुदान, हनुमान कोंडा शिलालेख, इनमें कहीं भी कालिदास जी का जिक्र नहीं है। ठीक, कालिदास का कोई भी जिक्र नहीं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था? सिंधु घाटी सभ्यता जब डेवलप हुई थी तो इसका सबसे उत्तरी नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा था? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। मांडा, धौलावीरा, कालीबंगन, दीनाबाद। ठीक, दीनाबाद को दायमाबाद भी बोलते हैं। दायमाबाद ये फेमस नाम है, लेकिन दीनाबाद भी कहीं कहीं दिए बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा है। क्या है? मांडा। ये कहां पे है स्थित? तो ये जम्मू कश्मीर, मांडा। ठीक, मांडा। धौलावीरा कहां है? गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में। दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक, देखो सारे लिंक बता दे। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगन राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, और मांडा आपका जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। ठीक, सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। ठीक, मांडा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। समझ में आ रहा है? आगे चले, अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा सिंधु स्थल था? हड़प्पा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस साइट? सबसे बड़ी कौन सी सभ्यता थी? मैंने सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डेवलप। कौन था? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा कौन सा था? मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का था। ठीक, आगे चले। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सब प्यारे हैं।
विश का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन ऑफ द विश? विश का क्या अर्थ है? विश का मतलब क्या है? वंश, जाति, धर्म या जातीयता, क्लैन, रेस, रिलीजन, इथिनिसिटी। इसका सही आंसर जाति है। क्या है? जाति। ठीक, यानी कि अगर उसको कहें तो कास्ट। ठीक, विश्व का अर्थ जाति होता है। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास का वैदिक कालीन पीरियड के अनुसार तो ये जो चीजें हैं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना हम रिवीजन करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम फोकस करेंगे, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन हम टेस्ट देंगे, हमें उतने क्वेश्चन पता चलेंगे, उतनी चीजें पता चलेंगी। इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पीवाईक्यू आप जितना लगाएंगे आप उतना ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे गोमत के नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द गोमत? वह जिसके पास बहुत से मवेशी थे, वह जिसके पास बहुत से खेत थे, वह जिसके पास बहुत से घोड़े थे, वह जिसके पास बहुत से घर थे। One who owned many cattle, one who owned many fields, one who owned many horses, one who owned many houses। तो इसका जो सबसे सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है वो ए। वह जिसके पास सबसे ज्यादा बहुत से मवेशी थे। मवेशी में गाय स्पेशल। कौन सा जानवर? कौन सी एनिमल? तो गाय। गाय जो है, मवेशी जो रखते थे गाय रखते थे, और कोई जानवर नहीं पालते थे, गाय को पालते थे, इसको पूजनी थे उस समय। ठीक, तो गोमत का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा मवेशी रखता हो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, जिनके पास मवेशी होंगे तो उनके पास खेत स्वाभाविक सी बात होंगे। ठीक, घोड़े से युद्ध लड़ा जाता था। ठीक, और घर का मतलब जो आपके एरिया में जो घर है, घर से इससे तो मतलब नहीं। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वेद उपवेद है? आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग द उपवेद ऋग्वेदा? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बताइए? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद, हम कहेंगे आयुर्वेद है। अच्छा, शिल्पवेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद ये किसके किसके उपवेद है? ये भी इसी वक्त जान जाए तो अच्छी बात है। तो धनुर्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद। गंधर्ववेद का सामवेद और शिल्पवेद का अथर्ववेद। ठीक, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। समझ में आ रहा होगा? ठीक, शिल्पवेद, अथर्ववेद, गंधर्ववेद, सामवेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक, अच्छा, इससे आपको लग रहा है कि जो उपवेद है इनमें काम क्या होता था? शिल्पवेद चित्रकला, मूर्ति निर्माण। ठीक, ये सारी चीजें थी। गंधर्ववेद का मतलब क्या होता है? संगीत, गाना, नाचना, ये सब चीजें आ जाती थी। और धनुर्वेद का मतलब होता है युद्ध। ठीक, तो ये जो उपवेद है, उपवेद का मतलब कि इनमें क्या क्या होता था। ठीक, शिल्प वेद में चित्रकला है, गंधर्व वेद में संगीत है, और धनुर्वेद में युद्ध है। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगे तो मैं एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको इजी हो समझने में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है, जो चिकित्सा से संबंधित। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, शिल्पवेद जो है, शिल्पवेद किसका है? अथर्ववेद किसका है? गंधर्ववेद और धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का।
धनुर्वेद में क्या होता था? युद्ध, कौशल। ठीक। गंधर्व वेद में क्या होता था? सामवेद, सामवेद। और गंधर्व वेद में क्या होता था? गीत संगीत। और शिल्प वेद क्या होता? अथर्ववेद, अथर्ववेद। इसमें क्या होता था शिल्प वेद में? तो चित्रकला। ठीक, ये सारी चीजें थी। ओके, आगे चलते हैं। उपनिषद कितने हैं? हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? उपनिषद कितने हैं? कितने उपनिषद हैं? 100, 104, 106, 108। तो उपनिषद 108 हैं। ठीक, जिनमें से 13 प्रमुख उपनिषद हैं। 13 प्रमुख उपनिषद है जिनका उपयोग सबसे ज्यादा बार होता है, सबसे ज्यादा चीजों में किया जाता है। ठीक, 13 प्रमुख उपनिषद है और टोटल कितने हैं? 108। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक लोगों को आजीविका का मुख्य साधन बना? मछली पकड़ना, शिकार करना, कृषि या पशुपालन। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज एज द चीफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द लेटर वैदिक पीपल? तो भैया उस समय क्या था? तो उस समय की इंसानियत थी मनुष्य के अंदर। ठीक, उस समय क्या है, वो काफी माइंड उनका डेवलप हो गया था, हर चीज समझते थे, जानते थे, हर चीज अपने ऊपर लेके काम करते। तो कृषि करना इनका मुख्य उद्देश्य था, इनका जो मेन था एग्रीकल्चर। ठीक, फिशिंग नहीं करते थे, शिकार भी नहीं करते थे, पशुपालन भी इनका कोई वो नहीं था। पशुपालन मतलब कोई जानवर आ गया उसको पाल ली, ये नहीं होता कि हाँ पशुपालन हमारी गाय है या हमारा जानवर, ना, कोई है जा रहा है आप उसको पाल लो। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक विख्यात पशुपत आचार्य थे? पार्श्वनाथ, श्रीकर पंडित, मल्लीनाथ, शांतिनाथ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट पशुपत आचार्य? तो श्रीकर पंडित। और ये लोग कौन थे? ये लोग तीर्थंकर थे। क्या थे? तीर्थंकर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ 19वें थे और शांतिनाथ 6वें थे। ठीक, श्रीकर कौन थे? ये आचार्य थे जैन धर्म में। आचार्य थे, ये कहां पे थे? जैन धर्म में। ठीक, कौन? श्रीकर पंडित। और ये लोग तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ 19वें थे और शांतिनाथ 6वें थे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक, श्रीकर पंडित। राइट, आगे आते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पीछे स्थान मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी, गिरिराज, कौशाम्बी, चंपा। द जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाज मेनली एसोसिएटेड विद द प्लेस बिहाइंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाराणसी। ठीक, वाराणसी से संबंधित इनका ज्यादातर, इनका जन्म भी पार्श्वनाथ का वाराणसी में हुआ था, इसलिए वाराणसी सही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि जमी, मल्लीनाथ या संभव? आंसर सही ये है आपका। ये और ये लोग कौन थे? तीर्थंकर थे। नाथ मुनि जमी जो थे ये तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है, करेक्ट, ये नहीं थे और सारे तीर्थंकर थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्माण। हम इसमें चारों के बारे में बताएंगे, चारों क्या हैं। ठीक है, तो संपूर्ण ज्ञान के लिए जो था आंसर सी, कैवल्य सही है। ठीक, व्हाट इज द वर्ड ऑफ द कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म? तो कैवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैवल्य कहा जाता था। ठीक, रब, जिन का मतलब क्या होता था? जिन का मतलब होता था विजेता। ठीक, क्या होता था? विजेता। विजेता। रत्न का मतलब, जो जैन धर्म में त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये रत्न थे। ठीक, कैवल्य मतलब
संपूर्ण ज्ञान जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आंसर जो है हमारा कैवल्य ही सही। निर्वाण मतलब मोक्ष, ठीक, यानी कि मृत्यु। ठीक, तो जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान कैवल्य संबंधित है। जिनका मतलब बता दिया, रत्न का मतलब क्या है और निर्माण का मतलब क्या है। ठीक, ये चीजें जो है मैं आपको क्लियर कर दिया हूं और बता दिया। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से में पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। ठीक, क्षत्रिय वंश में, राजपूत में हुआ था। ठीक, शाक्य वंश में, कोली वंश या कौशल वंश, इन विच क्षत्रिय क्लैन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य कुल में। किसमें हुआ था? शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कोली वंश, कोली वंश से इनकी माता थी। गौतम बुद्ध की जो मां थी, माता थी, वो कोली वंश से इनकी मां थी। कौशल जो था एक राज्य है, कौशल कोई मतलब वो है, कुल है नहीं। तो शाक्य वंश से गौतम बुद्ध जो थे शाक्य वंश से थे, कोली वंश से उनकी मां थी। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बैल, घोड़ा, भेड़, हाथी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्ध रिनुशिएशन होम? गृह त्याग किया था। ठीक, जिसे क्या बोला जाता है? गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जब आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। महाभिनिष्क्रमण। तो इसका साइन क्या था? घोड़ा था। क्या था? हॉर्स। ठीक, गृह त्याग की घटना का कौन सा सिंबल था, कौन सा प्रतीक था? तो घोड़ा था। बैल जो था वो किस चीज का था? बैल इनके जन्म का प्रतीक था, जन्म का प्रतीक। हाथी जो था मानसिक शक्ति का प्रतीक था, मानसिक शक्ति का प्रतीक था। भेड़ जो था ये था ही नहीं, भेड़ नहीं थी। ठीक, लैम्ब नहीं था। ठीक, तो बैल जो था जन्म का था। वो जो क्वेश्चन में पूछा गया गृह त्याग की घटना, घोड़ा है, तो हाथी मतलब मानसिक शक्ति का प्रतीक था। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई? कपिल वस्तु में, सारनाथ में, वैशाली में या गया में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर वॉज द ऑर्डर ऑफ नन्स फाउंडेड बाई गौतम बुद्धा? तो इसका सही आंसर ए है, कपिल वस्तु में। कहां पे? कपिल वस्तु में इन्होंने जैन गौतम बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां हुई थी? कपिल वस्तु में हुई थी। ठीक, ये प्राचीन इतिहास का सेकेंड यानी 25 क्वेश्चन की वीडियो है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आप जरूर देखिएगा। ठीक, इससे आपकी ही नॉलेज गेन होगी। साथ ही साथ अगली अब हमारी वीडियो पड़ेगी मिडिवल हिस्ट्री की, और मिडिवल हिस्ट्री के दो वीडियो सेम थिंग जैसे ही है 25 क्वेश्चन की। तो 25 क्वेश्चन के दो वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा, मिडिवल के और दो मॉडर्न के। ठीक, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। और उसके अलावा आप लोगों के पास टाइम नहीं है रिवीजन करने का, सिर्फ रिवीजन करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट मत दीजिए किसी चीज को। जो पढ़े हो उसी को बार बार मोर टाइम रिवीजन करिए। ठीक, ये जान जाओ बुरे दौर में हमारे पास एक ही हथियार, क्या? शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति बनिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, वही हमारे सारे अंधकार को, हमारी सारी समस्याओं को दूर करें। ठीक, ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक सभी एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।